नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज हम क्लास 10 का मेटल्स एंड नॉन मेटल शूट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीजों को साथ में देखते हुए, एग्जाम डेट को देखते हुए, हॉलीडेज को देखते हुए आपको मैं वीडियो मोर ओवर अपन जनवरी 15 तक 15 जनवरी तक हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो दोस्तों क्या होता है मेटल, क्या होता है नॉन मेटल, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। आज हमारी जो क्लास रहेगी मोर ओवर मेटल के लिए रहेगी। तो क्या होता है मेटल, जरा बताएं आप लोग, बताएं जरा मेटल क्या होता है। तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ मेटल को। वो पहले तो मैं बच्चों वाली डेफिनेशन दे देता हूँ कि कोई भी एक सब्सटेंस जो हार्ड हो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, वो कहलाता है मेटल। ठीक है, पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मेटल हो गया क्या। प्लास्टिक भी हार्ड होता है, मेटल हो गया क्या, नहीं। ठीक है, तो आप ऐसा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि दो सब्सटेंस, दोज ऑब्जेक्ट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्ड इन नेचर आर कॉल्ड मेटल्स। लेकिन इन केमिस्ट्री की लैंग्वेज जो 10th क्लास के अंदर जो हमारी मेटल की डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि दो सब्सटेंस which donates electron एंड फॉर्म। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कौन सा आयन फॉर्म करेगा, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन जिसका नाम होता है कैटायन। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मेटल्स। एग्जांपल के लिए Na हो गया सोडियम, ठीक है, इसका आयन होता है Na प्लस। के हो गया, ठीक है, Na के। कैल्शियम हो गया, कॉपर भी मेटल होता है। तो ये सारे हमारे क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए, तो ये तो हो गया मेटल के बारे में कि मेटल होता क्या है। इसके बाद जो हमें पढ़ना रहता है वो हमें पढ़ना रहता है कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। अगर मैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, जिन्हें हम फिजिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ ये चीज मेटल है। सबसे पहले तो आपने मुझे बताया कि हार्ड इन नेचर, कैसे रहते हैं, हार्ड इन नेचर। ठीक है दोस्तों, दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, ये चीज भी मैंने मान ली। तीसरा आपने बोला मुझसे, क्या बोला ये भाई, हो गया कि सोनोरिटी, मेटल्स हैव सोनोरिटी। ठीक है, अब ये सोनोरिटी क्या होती है। चौथा पॉइंट आपने बोला डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। ठीक है भाई, अब ये डक्टिलिटी क्या होता है ये भी नहीं पता मुझे। मेलिएबिलिटी बताया, एक और किसी ने बोला भैया मेलिएबिलिटी, तो ये भी मुझे नहीं पता, अभी बताता हूँ मैं भी आपको। चलो, ये पांच तो हो गए मेन। इनके अलावा आप और लिख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये 6 प्रॉपर्टीज जो आपके सामने लिखी हुई है बेसिक प्रॉपर्टीज है। मेलिएबिलिटी हो गया, हार्डनेस हो गया। अच्छा, एक और चीज लश्चर हम भूल चुके हैं इसमें, लश्चर। ठीक है, चलो, तो क्या होती है ये सारी चीजें जो आपने अभी बोर्ड पर लिखी है, लाइन से 7 चीजें, जो 7 प्रॉपर्टीज लिखी है आपने, इनमें से कुछ का तो देखो डेफिनेशन मीनिंग है ही नहीं। हार्ड इन नेचर, आप एग्जाम में क्या लिखोगे, मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा दे दोगे, एग्जाम्पल में यहाँ पे सारे मेटल हार्ड होते हैं। लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे क्या मेटल है, हार्ड होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो आपने लिख दिया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अगर पूछा जाए एक्सेप्शन क्या है, कौन सा मेटल हार्ड नहीं होता, तो भाई बता देना उन्हें, मर्क्यूरी, Hg। मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी लिक्विड होता है बेटा रूम टेम्परेचर पे। क्या होता है, मर्क्यूरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद जो हम दूसरी बात करने जा रहे हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सोनोरिटी क्या होता है बेटा, सोनोरिटी होता है प्रोड्यूसिंग साउंड, प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन बीटन हार्ड,
व्हेन बीटन हार्ड, ठीक है। तो आप खुद देखना, अगर आप किसी मेटल के ऊपर बहुत तेजी से किसी स्टिक को मारते हैं तो उसकी साउंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, इनफैक्ट कि आप किसी लकड़ी को या किसी चेयर के ऊपर मारते हैं, ठीक है। तो इनका क्या रहता है, जैसे इनके जो रहता है कि भाई इनका सोनोरिटी, मतलब ये बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी क्या होता है? देखो मेलिबिलिटी होता है चीजों को थिन शीट में कंडक्ट करना, किसमें? थिन शीट बनाना, ठीक है। गांव में देखा होगा आपने, चद्दर का यूज करते हैं, घरों के बाहर जो चद्दर लगे रहते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की? मेलिबिलिटी की, उन्हें थिन मेटल्स की शीट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी होती है मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ये क्या होती है डक्टिलिटी? कन्वर्टिंग इन वायर बनाना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वायर बनाना, ये हो गया। चलो फिर आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स हैव हाई एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ड्यू टू, क्यों क्यों होता है ये भी बता देना उन्हें। ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में रहेगा? मेटल्स के बीच में रहेगा, अट्रैक्शन। चलो ठीक है। लश्यर क्या होता है? लश्यर होता है चमक। जनरली जो हमारे मेटल रहते हैं जैसे सोना चांदी होता है, एयू, एजी, पीटी, प्लेटिनम हो गया, ठीक है। ये जो मेटल्स रहते हैं इनके पास चमक होती है, कॉपर के पास भी थोड़ी सी शाइन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? चमकना। लश्यर क्या होता है? चमकना। तो जनरली मेटल्स है लश्यर नेचर। तो ये सारी आपकी जो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, नोट डाउन करिए। अब अपन बढ़ते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। तो अब जो आपके सामने टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है दोस्तों। तो जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं मेटल के बारे में, वो हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल प्लस किसके साथ रिएक्शन पढ़ोगे आप? ऑक्सीजन के साथ। जल्दी से बताओ फटाफट क्या बनेगा। बहुत बार पढ़ चुके हो और बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, बहुत सारी चीजें इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है वो? मेटल ऑक्साइड, ठीक है भैया, अच्छी बात है, बनाता है, गुड। अच्छा अब ये और बताओ, मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? तो किसी ने कहा भैया मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के। किस नेचर के होते हैं? मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के। वेरी गुड। एक रिएक्शन में बताओ, कौन बताएगा भाई रिएक्शन? चलो छोटा भीम बता दो जरा रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? एक मेटल ले लो, एल्यूमिनियम ले लिया, Al प्लस ऑक्सीजन O2, चलो क्या बनेगा? Al2O3। बैलेंस कर दो, O2 है O3 है, यहाँ 2 लगाओ, बैलेंस दूसरे मार्कर से कर देते हैं, है ना। यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 लगा दो, तो जिससे क्या होगा? 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। अब ये कितना बन गया? 2 2 जा 4, तो एल्यूमिनियम हो गया 4, ठीक है दोस्तों। ये भी आपका ये कौन सा रिएक्शन हुआ? अगर मैं पूछूं चैप्टर 1 के हिसाब से विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्मिंग अदर वन सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये क्या है, जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना लेता है? मेटल ऑक्साइड। ये बेसिक नेचर का होगा। एक और देख लेते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा भाई? कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर की वैलेंसी तो यहाँ बन जाएगा CuO के Cu2O। जल्दी बताओ फटाफट। CuO, ठीक है, मान लेता हूँ, मैं तुम्हारी मान लेता हूँ CuO। चलो ऐसा हो गया। और क्या करोगे भाई? अच्छा बैलेंस और कर लो इसको, बैलेंस और कर लो। 2 ऑक्सीजन है तो 2 2 लगाना, नॉर्मल था वैसे ही, ना भी करता तुम लोग कर लेते। चलो ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। तो आप सिंपल सा लिख सकते हो कि जो मेटल होता है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ एक कहानी शुरू होती है, एक कई साल पहले, सदियों पहले, है ना। आपको पता था कि एल्यूमिनियम नाम का ये जो व्यक्ति है, जो प्राणी है ना, तो इसने थोड़ा सा विवाद लाया अपनी दुनिया में। और इसने विवाद से क्या किया? इसने कहा कि भाई मैं जो मेटल ऑक्साइड हूं, मैं जो मेटल ऑक्साइड हूं, मैं यहां लिख देता हूं Al2O3, मैं एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता हूं। किसके साथ? एसिड के साथ भी मैं रिएक्शन कर सकता हूं, और मैं बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता हूं, ठीक है। जबकि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड खुद कैसा है? बेस है, तो उसे बेस के साथ रिएक्शन
नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बेस बेस आपस में क्या रिएक्शन करेंगे भाई। आप खुद बेस हो, आप एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हो, नो फाइन, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करोगे, लेकिन बेस बेस के साथ कैसे रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर Al2O3 को जो नाम दिया गया, इसका नाम रखा गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या रखा गया इसका नाम? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, है ना। ये मान के चलना, डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड और मुझे आंसर बता दो। तो ये खुद में एक हेडिंग होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसमें Al2O3 ने क्या कहा कि मैं बीइंग अ बेस, मैं मेटल का ऑक्साइड हूँ, मैं एक बेस हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता हूँ। तो भाई मैंने तो नहीं माना, जब भी मेरे पास बताने आया भाई मैं तो नहीं मानता, तो मैंने कहा तुम रिएक्शन करके दिखाओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें रिएक्शन करके दिखाता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे एसिड में HCl के साथ रिएक्ट करवा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि मुझे बेस में आप किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो। तो मैंने कहा इसके दोस्तों से इसकी बुराई करवाई जाए, तो मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ। ठीक है भाई, मैंने सोचा शायद तो कुछ ये मतलब थोड़ा अकड़ कम हो भाई की, लेकिन नहीं, बढ़िया मेटल ऑक्साइड है भाई। दोनों का नेचर शो करता है, बेस के लिए एसिड का, एसिड के लिए बेस का। और उसने जो रिएक्शन करी वो थी AlCl3, AlCl3 प्लस क्या बनेगा? H2O। ठीक है, और यहाँ क्या बनाएगा? यहाँ बनाएगा NaAlO2 प्लस H2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सारी चीजें क्लियर हो गई? सॉरी, H2O है ना। चलिए, मतलब एसिड के साथ में इसने रिएक्शन करके सॉल्ट बना लिया। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है भाई, अच्छी बात है, ये सॉल्ट बन गया। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है बेटा इसका? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज थी, खत्म कर दिया। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या हुआ? जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, जिसका नेचर बेसिक होना चाहिए था, लेकिन बेसिक होने के बाद भी इसने बेस के साथ रिएक्ट करा और यहाँ पर बना लिया सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, और यहाँ पर बना लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड, द मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस एंड कैन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम का ये सामने लिखा हुआ है। बैलेंस और कर लो भाई, इसको थोड़ा सा, इसको बैलेंस और कर लो। क्या बैलेंस करोगे आप? Cl3 है, देखो Cl3 है, तो मैं यहाँ प्लस लगा के यहाँ 3 लगा दूंगा, क्योंकि Cl3 है मेरे पास। तो 3H हो गया, और यहाँ कितना H है? 2H है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में? इस केस में मुझे ब्रह्मा जी को याद करना पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना पड़ेगा। जल्दी से बताओ भाई, कैसे रिएक्ट, कैसे बैलेंस होगी? AlCl3 है, ठीक है, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो एक काम करो ना, इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो। पहले लगाओ एल्यूमिनियम के लिए 2, तो Al2 हो गया। ठीक है, और यहाँ लगा दो 3, तो ये हो गया O3। ठीक है, ठीक है, अब ये Cl कितना बना? 6 बन गया, और हाइड्रोजन भी कितना बन गया? 6 बन गया, तो यहाँ लगा दो 6। चलो भाई, ये हो गया बैलेंस। नीचे वाले में बैलेंस करना है क्या? NaAlO2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और यहाँ है 3, 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो, तो ये हो गई बैलेंस। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस। जल्दी फटाफट लिख लो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड। एल्यूमिनियम महाराज को हल्के में मत लो। एक तो इनका ये जो था ऑक्साइड पे, मेटल प्लस ऑक्साइड पे, एक तो इनका जो था वो था एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दूसरा जो है इनका, वो एक ये रहता है, मैं भूल गया था बताना, इसका नाम होता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। एनोडाइजिंग में क्या होता है? हेडिंग डालो एनोडाइजिंग, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ऐसा डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, एनोडाइजिंग में क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग a layer of oxide on aluminium surface which is resistive in nature and protect aluminium from further corrosion। ठीक है, ये तो हो गया एनोडाइजिंग। अब मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने क्या बोला कि ऑक्साइड की एक लेयर बनती है एल्यूमिनियम के ऊपर, तो आपने कहा हाँ भैया बनती है, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बनती है, आपने मान लिया। तो मान लो ये एल्यूमिनियम की सरफेस है,
इसके ऊपर किसकी लेयर बन गई? अब यहाँ पे एक लेयर बन चुकी है चारों तरफ Al2O3 की। किसकी लेयर बन गई बेटा? Al2O3 की। अच्छा, ये जो Al2O3 की जो लेयर है बेटा, इसका जो नेचर रहता है, इसका नेचर रहता है रेजिस्टिव, मतलब ये फर्दर कोरोजन नहीं करने देता, ये एयर को आगे, मतलब जो एल्यूमिनियम के सरफेस है उसको खराब नहीं करने देता। तो एयर आएगी बाहर चली जाएगी, ठीक है, ये भाई एयर है, इधर से भी आएगी बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या कर रही है, Al2O3 की जो लेयर है, अब वो इसी को बचा रही है। किसको बचा रही है? एल्यूमिनियम मेटल को ही बचा रही है। ये रहा एल्यूमिनियम मेटल, इसी को क्या कर रही है? अब ये बचा रही है। तो एनोडाइजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, कहीं कहीं पे जो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स रहते हैं, जो बर्तन रहते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस रहते हैं, उनको बचाने के लिए ही क्या करा जाता है? एनोडाइजिंग की जाती है, ताकि वो फर्दर कोरोजन से बच सके, ठीक है दोस्तों। तो ये था एनोडाइजिंग के बारे में। अब आप नोट कर लो फटाफट से। चलिए, अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। तो भाई देखो, मेटल के रिएक्शन वाटर के साथ दो फॉर्म में होती है। एक होता है मेटल जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और दूसरा होता है मेटल जब सीधा स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। मतलब कभी कहीं कहीं पे उसको हॉट वाटर भी लिखा जाता है लेकिन जनरली वो होता क्या है? वो होता है स्टीम, मतलब भाप जो आप कहते हो, ठीक है। तो मेटल जब भी किसके साथ रिएक्ट करेगा? कोल्ड वाटर के साथ। अब देखो, हाई रिएक्टिव मेटल में आपको एक नाम पता है, किसका? बोलो भैया। सोडियम का। दूसरा नाम पता है? पोटेशियम का, ठीक है। मतलब पहला नाम पोटेशियम का, दूसरा नाम सोडियम का। इनका जब मैंने रिएक्शन करवाया H2O के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवाया? अच्छा, ये मैं कोल्ड वाटर में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनाएंगे ये? इन्होंने बनाया NaOH, ठीक है, अच्छी बात है। इन्होंने बनाया KOH, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ तक मुझे पता था। प्लस यहाँ से जो गैस निकलेगी उसका नाम होगा H2 गैस। कौन सा टेस्ट किया जाता है इस गैस को मेजर करने के लिए? पॉक्साम टेस्ट, ठीक है। प्लस यहाँ पर हीट जनरेट होगी, तो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन आता है कि वाई सोडियम और पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन आएगा, या तो ये क्वेश्चन आएगा व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट केप्ट इन वाटर। तो इसका दोनों का यही आंसर है। क्या आंसर होगा इसका? कि व्हेन सोडियम और पोटेशियम आर केप्ट इन वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, भाई क्या हो रहा है? यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक। सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो दिस हाइड्रोजन कैचेस फायर, है ना। क्या होता है? जैसे ही आपने पानी के अंदर सोडियम और पोटेशियम को रखा, तो हाइड्रोजन गैस निकली, प्लस क्या निकली? हीट निकली। इस हीट की वजह से जो हाइड्रोजन गैस रहती है वो फायर, मतलब आग पकड़ लेती है। इसीलिए दिस इज एडवाइज टू नॉट कीप सोडियम और पोटेशियम इन द वाटर, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि स्टीम के साथ रिएक्शन कैसे करवाओगे। तो दूसरा मैं आता हूँ, स्टीम। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, उसकी रिएक्शन करवा दो भाई। स्टीम का फॉर्मूला तो H2 ही रहेगा। क्या बनाएगा? जल्दी से बताओ फटाफट। आपने कहा भैया Al2O3 प्लस H2 बनेगा। मैंने मान लिया कि भाई आपने ये ग्रीन मार्कर दिख तो रहा है ना, Al2O3 प्लस, ठीक है, अभी विजिबल है। चलो, तो ये बना लिया, ठीक है भाई, मैंने मान लिया, है ना। तो उसके अलावा हाँ, अब अगर मैं ये स्टीम की बात कर रहा हूँ, ये मैं किसकी, ये क्या है? स्टीम है बेटा, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम है प्लस आयरन जो होता है Fe, ये भी कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये सब किसके साथ रिएक्ट करते हैं बेटा? ये सब स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। बैलेंस कर लेना इसको। यहाँ पे आप 3 लगा देना तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 लगा देना, और बचा क्या? एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ 2 लगा देना, ठीक है। तो ये सारे किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। चलो, ये कोल्ड वाटर हो गया, ये स्टीम हो गया। एक क्वेश्चन और इसी टॉपिक से बन जाता है कि व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर, ठीक है। तो जो कैल्शियम होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है? आप लोग बताओ। पहले तो क्वेश्चन लिख लो कि व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो कहाँ बताएं? चलो, यहाँ थर्ड पॉइंट बना देते हैं। एक सेकंड, तो हाथ इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं। चलो, तो तीसरा पॉइंट जो आपका आता है वो आता है व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर। तो क्या कैल्शियम का फॉर्मूला Ca होता है? हाँ भैया। H2O का फॉर्मूला वाटर, अगर वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। चलो, ठीक है, ये हो गया। तो आप बताओ जरा
कैल्शियम क्या बना देगा, कैल्शियम बना देगा CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, स्लैगलैंड या कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। बोलो हाँ भैया, तो आपने बोला हाँ भैया, चलो मैंने मान लिया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 2 4, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन और कैल्शियम 1 है। ठीक, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकली, अब देखो ये रहा कंटेनर, मैं इसके लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपने डाला ये कैल्शियम मेटल। ठीक है, तो ये पानी से भरा हुआ है पूरा, बड़ी अच्छे से आराम से सब जगह पानी भरा हुआ है। अब होता क्या है, जैसे ये अंदर जाएगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रहती है, इसके बबल इस मेटल सरफेस के नीचे, ये जो कैल्शियम है इसके सरफेस के नीचे स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये पानी में यहाँ पे भरा हुआ है और ये मार्कर को पटक दिया, तो ये ऐसा लगा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर कौन आके स्टिक हो गया, हाइड्रोजन के बबल। अब ये जो बबल रहते हैं, ये इस मेटल की प्लेट को, इस मेटल को कहाँ उठा के ले आते हैं, वाटर सरफेस पे, क्योंकि हाइड्रोजन बबल को तो बाहर निकलना है ना, हाइड्रोजन बबल को तो बाहर निकलना है, तो वो बाहर निकलने के लिए इस मेटल को भी साथ में कहाँ ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं। देयरफॉर कैल्शियम मेटल ऑलवेज फ्लोट्स ओवर वाटर। फटाफट से नोट डाउन करो, थर्ड के ऊपर चलना है को जल्दी से। चलिए, तो अब जो हमारा अगला जो टॉपिक था वो था कि मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होने वाली। तो देखो बेसिकली एसिड में हमारे साथ 2 रिएक्शंस के बारे में बताया गया है, एक है डाइल्यूट HCl और दूसरा है डाइल्यूट HNO3। आपको पता है अगर मैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करवा देता हूँ मेटल की, तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो पूरी समस्या है, पूरी गाथा जो लिखी गई है भाई, वो यहाँ लिखी गई है, पहले आप इसे समझ लो। जिंक को मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, बैलेंस करके ही लिखी है मैंने, तो उसने क्या बना दिया, ZnCl2, मतलब जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। कोई समस्या नहीं है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से आपने पढ़ ली। लेकिन ये जो भाई नीचे वाली रिएक्शन लिखी है, इसको एक बार ध्यान से देख लो। रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3। अच्छा, HNO3 का नाम क्या होता है, HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड। बता चुका हूं लेकिन एक और बार फिर से बम्पर धमाका, क्या नाम है इसका, नाइट्रिक एसिड। अब सुनो, मेटल जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, वेल एंड गुड। NO2 या फिर N2O, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोई सा एक, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड का कोई सा एक गैस इवॉल्व होता है, प्लस क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। ये सारी चीजें क्लियर है, यहाँ देख लो एक बार ध्यान से, पक्का कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होगा। चलो मैं क्यों कंफ्यूज हो, चलो तो मेटल की जगह लिया जिंक, HNO3 था, यहाँ बना ZnNO3 होल ट्वाइस, मतलब कि जिंक नाइट्राइड, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल गई और H2O बन गया। अब एक कंपैरिजन देखो कि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, यहाँ बना H2 लेकिन यहाँ H2 नहीं बना, और सिर्फ 2 मेटल को छोड़ के कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करने पे H2 नहीं देता। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो HNO3 है, ये क्या है बेटा, जो HNO3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखना सही नहीं होगा, इधर लिख देता हूँ, ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्ट चैप्टर याद करो, जो दूसरों को ऑक्सीजन देता हो वो कैसा एजेंट कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब सुनो, जिंक के साथ HNO3 ने रिएक्ट तो करा, NO3 उधर चला गया, कोई समस्या नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 आ गया, ठीक है, ये सब ठीक है। यहाँ NO2 की जगह NO3 बन जाता और यहाँ H2 गैस निकल जाती, तो ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। लेकिन समस्या कहाँ आई, ये जो HNO3 था ये खुद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो इसने क्या करा, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई उसे ऑक्सीडाइज कर दिया और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट कर दिया, और खुद रिड्यूस हो गया। खुद के पास से इसने ऑक्सीजन दिए तो खुद किस में रिड्यूस हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो एक्सेप्शन बनता है, वो एक्सेप्शन किसका बनता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर जो एक्सेप्शन बनता है वो बनता है Mg, मतलब कि मैग्नीशियम का, और Mn मैग्नीशियम, और एक बनता है Mn का, मतलब कि मैग्नीज का। ठीक है, क्या एक्सेप्शन बनता है कि जब ये दोनों HNO3 के साथ, HNO3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट प्लस H2 गैस। समझ गए, कोई समस्या इसमें नहीं। ठीक है, तो सिर्फ 2 मेटल ऐसे हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करने पे H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो है मैग्नीशियम और मैग्नीज। बाकी का कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करने पे कौन सी गैस प्रोड्यूस नहीं करता, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। अच्छा, 1 मिनट रुक जाना, मैं इसको बैलेंस और कर दूं लिखने से पहले। क्या बैलेंसिंग होगी इसकी,
NO2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए 3 और 2 6 और 2 8 और 1 9, 9 ऑक्सीजन हो गए हैं, ठीक है। अच्छी बात है भाई, हो जाने दो, 9 से हमें कोई फर्क पड़ तो जाएगा, ठीक है। पहले नाइट्रोजन देख लेता हूँ मैं, 2 और 1 3, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 3 है, तो द्वितीय 6 और 2, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो 3 2 6, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या होगा, और ये होगा भैया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड ऊपर, ये NO3, 3 2 6, 6 3 18, 18 आते 24, हाँ 8 का मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर हो गए 24, इधर कितने हुए, 3 2 6 3 18, 18 और 18 18 20 21, कितने करने, 24 करने, तो और किसका रिएक्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं और यहाँ 4 लगा दूं, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, बैलेंस है। चलो जल्दी से फटाफट नोट करो, है ना। लास्ट टॉपिक आज का पढ़ाना है 2 मिनट में बस। तो इसका जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। तो देख लीजिए, Cu कॉपर नाम का एक मेटल होता है जो कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ, इसका नाम होता है सिल्वर, अरे भाई सिल्वर की स्पेलिंग तुम ना भूलो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ पर बन गया कॉपर नाइट्रेट, ये कॉपर नाइट्रेट प्लस ये जी यहाँ पर अब सिल्वर बाहर निकल गया, ठीक है, ये था कॉपर। चलो ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो सिंपल, जब भी मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ आएगी तो आपको नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह करना है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ तक जितनी भी हमारी जो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन सबको हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा मेटल विथ वाटर, उससे पहले हमने पढ़ा था मेटल विथ एसिड, फिर हमने पढ़ा मेटल विथ वाटर, वाटर में भी हमने कोल्ड वाटर पढ़ा और स्टीम पढ़ा, फिर हमने पढ़ा क्या कहते हैं ये मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और शायद से हमने एक मेटल विथ ऑक्सीजन भी पढ़ा था। तो हमारे पास ये चारों हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप देख ही चुके हो, ठीक है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सकता है भाई आप अपने प्रारंभ बैच को बढ़ा लीजिए, कंटेंट बहुत अच्छा जा रहा है, विथ नोट्स जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और दिवाली भी आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि दिवाली से पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट कर दूं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खेलते कूदते रहें, ठीक है दोस्तों। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय हिंद।